दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर कोविड-19 पैंडेमिक लेड थ्रेडबेयर इशू ऑफ डिजिटल डिवाइड रविशंकर प्रसाद के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दुनिया तेजी से डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रही है। चाहे उद्यमों के जरिए उत्पाद बनाने और उसे बेचने का मामला हो, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की बात हो या फिर सरकार द्वारा नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करना हो, तमाम जगहों पर यह प्रक्रिया हावी है। बड़े पैमाने पर और तेज रफ्तार से डिजिटल डेटा के उत्पादन, डेटा स्टोरेज की घटती कीमत और बेहतर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण डिजिटलीकरण आज अपने अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है, जिसे अब चौथी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है। भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर कई सुधार किए गए। इन प्रयासों की सफलता इस बात में निहित है कि भारत के दूर दराज के गांवों में निवास करने वाली आबादी इन डिजिटल तकनीकों के प्रति कितनी सहज है, साथ ही इन तकनीकों की पहुंच इस आबादी तक कितनी सुलभ है। देश के डिजिटल पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले ग्रामीण समुदायों को डिजिटल रूप से सशक्त किए बिना हम समानता की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में लोगों के बीच की डिजिटल खाई को पाटना अपने आप में एक चुनौती होगी। वर्जीनिया यूबैंक्स की एक बेहद चर्चित पुस्तक है ऑटोमेटिंग इनइक्वालिटी। इस पुस्तक के जरिए लेखिका ने दुनिया भर का ध्यान उन असमानताओं की तरफ खींचा जो ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग टूल्स द्वारा जनरेट किए जाते हैं। इसे आम बोलचाल में डिजिटल असमानता कहा जाता है। दरअसल कोविड महामारी ने जिस तरह की स्थितियां पैदा की हैं, इसमें लोग सामाजिक दूरी बनाने और अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में दुनिया भर का रुख डिजिटल तकनीकों की तरफ हो गया है। इतना ही नहीं, कोविड-19 महामारी ने आर्थिक असमानता को भी बढ़ाया है। जहां एक तरफ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक तंगी झेल रहा है। लाखों लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में भारत सहित कई देशों ने रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया। इस अभियान में स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतें प्रमुखता से शामिल रही। यह कदम इस उम्मीद के साथ उठाया गया था कि यह डिजिटल तकनीक महामारी के कारण आय व्यवधान को कम करने में मदद करेगी। लेकिन दुविधा यह है कि इन तकनीकों तक समाज का अमीर तबका ही पहुंच पाता है, जबकि ग्रामीण और गरीब तबकों से ये सुविधाएं कोसों दूर हैं। डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच का यह अंतर डिजिटल असमानता की खाई को और बढ़ाता है। ऐसे में डिजिटल असमानता के सभी पहलुओं को जानना समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले डिजिटल असमानता के बारे में समझते हैं। डिजिटल असमानता को जानने से पहले हमें डिजिटल शब्द के अर्थ को समझना होगा। यह एक ऐसी शब्दावली है जिसमें विविध कार्यों के संपादन में इलेक्ट्रॉनिक क्रियाविधि उपयोग में लाई जाती है। इस डिजिटल शब्द से बना एक शब्द है डिजिटलीकरण, जिसका अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें किसी भी कार्य को सामान्य रूप से ना करके डिजिटल रूप में किया जाता है। गौरतलब है कि समाज में अभी भी तरह तरह की असमानताएं विद्यमान हैं, मसलन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और शैक्षिक इत्यादि। इसी तरह एक अन्य शब्द है डिजिटल असमानता। डिजिटल असमानता के लिए डिजिटल इनइक्वालिटी अथवा डिजिटल डिवाइड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल असमानता दरअसल इंटरनेट और संचार तकनीकों के उपयोग और प्रभाव से जुड़ी एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है। इसका सामान्य मतलब यह है कि इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल डिवाइसेस का वितरण लोगों के बीच समान रूप से नहीं है।
यह आम तौर पर इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर सामाजिक, आर्थिक और अन्य डेमोग्राफिक कैटेगरीज में लोगों, घरों, व्यवसायों अथवा भौगोलिक क्षेत्र के बीच असमानता दर्शाता है। साधारण शब्दों में कहें तो डिजिटल डिवाइड एक ऐसी खाई है जहां एक तरफ डिजिटल तकनीकों और सुविधाओं से लैस लोग हैं तो दूसरी तरफ इससे वंचित लोग। ऐसी स्थिति में जन्म लेता है डिजिटल उपनिवेशवाद। यह स्थिति तब पैदा होती है जब कुछ बड़े निगम डिजिटल क्षेत्र पर कब्जा करने लगते हैं, अपने फायदे के लिए इसका उपयोग करते हैं और डिजिटल खाई को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। यह समस्या किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, अपितु इसे दुनिया भर में देखा जा रहा है। वैश्विक डिजिटल विभाजन की बात करें तो यह दुनिया के तमाम देशों या क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील और विकसित देशों के बीच डिजिटल असमानता का उल्लेख करता है। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो डिजिटल खाई का सामना कर रहे हैं। तो आइए पहले शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निहित डिजिटल असमानता को देख लेते हैं। कोरोना की वजह से लोगों के बीच बढ़ती दूरी और बंद स्कूल कॉलेजों की वजह से बीते साल लोगों ने डिजिटल दुनिया के महत्व को समझा और इसका इस्तेमाल किया। हमारी जिंदगी पहले से कहीं अधिक डिजिटल हो गई है। बच्चों का घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ना या फिर जूम कॉल पर मीटिंग करना तो जैसे आम बात हो गई है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण सामने आ जाते हैं जो डिजिटल दुनिया में भेदभाव को उजागर करते हैं। डिजिटल दुनिया की तरफ एकाएक शिफ्टिंग ने समाज में दो तरह के वर्ग पैदा कर दिए हैं। एक अमीर तबका जो इन सुविधाओं तक आसानी से पहुंच पाता है और दूसरा गरीब तबका जिसकी पहुंच से ये सुविधाएं कोसों दूर हैं। देश के ग्रामीण और हाशिए पर जी रहे परिवारों के बच्चे डिजिटल सुविधाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2017 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक मात्र 6% ग्रामीण और 25% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में 17% और शहरी क्षेत्रों में 42% लोगों की इंटरनेट सुविधाओं तक पहुंच है। हालांकि बीते 4 सालों में डेटा वाले स्मार्टफोन की पहुंच में सुधार हुआ है, बावजूद इसके सबसे कमजोर तबके की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो इसे पाने के लिए संघर्ष कर रही है। NCERT, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ASER और ऑक्सफैम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 27 से 60% लोग ऐसे हैं जो कई कारणों से ऑनलाइन कक्षाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन कारणों में धन की कमी, डिवाइसेस की कमी, साझा उपकरणों की कमी, डेटा पैक खरीदने में असमर्थता और कई लोगों के पास घर में सीखने का माहौल और पढ़ाई के लिए एक शांत जगह का ना हो पाना इत्यादि शामिल है। आज भी कई छात्र ऐसे हैं जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति के प्रति ही सहज हैं और अपने पीयर ग्रुप के साथ ही पढ़ना लिखना सीखना पसंद करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने उनसे यह अवसर भी छीन लिया है। वहीं लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर के कामों में योगदान दें। शिक्षा की ही तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कमोबेश यही हालात है। गरीबों तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा का पहुंच पाना आज भी मुश्किल सा दिखाई देता है। जरूरी स्वास्थ्य वस्तुओं मसलन दवाइयाँ, हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सीजन, टीके आदि की कमी है। रोगियों को जो भी अस्पताल मिलते हैं वे या तो अत्यधिक महंगे हैं या फिर काला बाजारी में लिप्त हैं। भारत का स्वास्थ्य पर पब्लिक स्पेंडिंग काफी कम है। यह GDP का बमुश्किल 1% है। इसके अलावा भारत में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में भी असमानता मौजूद है। इन दोनों दशाओं ने भारत में गरीबों की अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न की है। डिजिटल तकनीकों के प्रति लोगों की जागरूकता भी कम है। ऐसे में तरह तरह के स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म और ऐप आधारित समाधान गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर सकते हैं। शहरों में हम घर बैठे ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करना हो या फिर ऐप के जरिए ऑनलाइन दवाएं मंगा लेना। लेकिन गांवों में रह रहे लोगों के लिए किसी फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना तो यह सब संभव ही नहीं है। टीकाकरण के लिए कोविन ऐप से स्लॉट बुक करना तक इन लोगों के लिए बेहद कठिन हो गया है। गौरतलब है कि भारत में डेटा गोपनीयता कानून का अभाव भी रहा है।
बावजूद इसके महामारी के दौर में डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से काम हो रहा है। ऐसे में भारी संभावना है कि ये स्वास्थ्य रिकॉर्ड अगर लोगों की सहमति के बिना निजी संस्थाओं के हाथों में चले गए तो वे लोग इसका उपयोग लोगों के खिलाफ हथियार के रूप में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर निजी बीमा कंपनियां इसका उपयोग गरीब लोगों को बीमा देने से इनकार करने के लिए कर सकती हैं। आइए अब भुगतान, बैंकिंग प्रणाली और व्यापार जैसे क्षेत्रों में व्याप्त डिजिटल असमानता को देखते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन जैसी विलासिता अब कक्षाओं, कार्यस्थलों और वित्तीय संस्थानों के लिए जीवन रेखा सी बन गई है। लेकिन अभी भी लाखों ऐसे लोग हैं जो हाई स्पीड वाईफाई के बिना रह रहे हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए लाभ कमाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है जहां सूचना और संचार तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता काफी कम है। आज के समय में जहां बैंक बैलेंस देखने, तनख्वाह जमा करने, बिलों का भुगतान करने से लेकर क्रेडिट स्कोर की जांच करने, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने, ऋण के लिए आवेदन करने अथवा बेरोजगारी मुआवजे की खरीद जैसी प्रक्रियाएं सब डिजिटल रूप ले चुकी हैं। जिनके पास खातों और लेन देन सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच नहीं है, उन्हें चेक कैशिंग आउटलेट्स, पेडे लेंडर्स और डाक घरों तक जाना पड़ सकता है। डिजिटल बैंकिंग ऐप जैसी सुविधा से वंचित इन लोगों को एटीएम पर लंबी और भीड़ भाड़ वाली लाइनों का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल डिवाइड ने वित्तीय जोखिमों को भी बढ़ाया है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो डिजिटली रूप से साक्षर भी नहीं हैं, डिजिटल तकनीकों के प्रति जागरूक नहीं हैं। ऐसे में ये लोग साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं और इन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल विभाजन लोगों को समय पर सरकारी सहायता नहीं दिला पा रहा है। हाशिए पर जी रहे लोग आज भी छोटे सामुदायिक बैंकों और क्रेडिट यूनियनों पर निर्भर हैं। ये लोग इंटरनेट का उपयोग करना नहीं जानते, ना ही इनके पास डिजिटल तकनीक के पर्याप्त साधन हैं। ऐसे में उन्हें अपने बैंकों अथवा लेनदारों के साथ संपर्क साधने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घंटों तक फोन कॉल्स पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन सब के अलावा कई छोटे बैंक और क्रेडिट यूनियन अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। चूंकि छोटे बैंक और क्रेडिट यूनियन के पास आमतौर पर बड़े बैंकों की तुलना में पर्याप्त डिजिटल उपकरण की सुविधा नहीं होती है, उनके कई ग्राहकों के पास वाईफाई एक्सेस की कमी होती है। ऐसे में काफी ज्यादा संभावना है कि उनके ग्राहकों को वित्तीय सुविधाओं तक पहुंचने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़े। गौरतलब है कि सूचना और संचार तकनीक यानी आईसीटी की उपलब्धता देश के व्यवसायों की सफलता को प्रभावित करती है। ऐसे में कह सकते हैं कि डिजिटल असमानता के असर से व्यापार भी अछूता नहीं रहा है। इंटरनेट की उपलब्धता ना होने के कारण अक्सर व्यापार बाधित होता है और लाभ कमाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का विकास खतरे में पड़ सकता है। आज के समय में जहां कई बड़े ट्रेडर्स ऑनलाइन ट्रेड का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए अपना मनचाहा और जरूरत का सामान घर बैठे ही मंगा लेते हैं। लेकिन ये सभी सुविधाएं शहरों अथवा कस्बों तक ही सीमित हैं और आज भी गांवों और दूर दराज के इलाकों तक इनकी पहुंच नहीं बन पाई है। बता दें कि डिजिटल डिवाइड ने लघु एवं कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प उद्योगों को भी खासा प्रभावित किया है। ये उद्योग आज भी पारंपरिक तरीके से यानी कैश मोड में भुगतान करना पसंद करते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग के प्रति सहज नहीं हैं। ऐसे में ये उतना मुनाफा नहीं कमा पाते हैं जितना ऑनलाइन सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाने वाले व्यापारी और उद्योग कमा लेते हैं। इन सभी क्षेत्रों के अलावा भी एक क्षेत्र ऐसा है जो डिजिटल असमानता से अछूता नहीं है। तो आइए जानते हैं डिजिटल डिवाइड से महिलाएं किस तरह प्रभावित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है। गौरतलब है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता है, कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। देश में सदियों से ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर लैंगिक असमानता विद्यमान रही है।
लेकिन हमने इस बदलते युग में एक नए डिजिटल युग को अपनाया, जिसने एक नई तरह की लैंगिक असमानता यानी डिजिटल असमानता को जन्म दिया। वैश्विक स्तर पर इसे ग्लोबल जेंडर डिवाइड कहा जाता है। GSMA यानी ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशंस के द्वारा जारी की गई मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक दुनिया भर में पुरुषों की तुलना में महिलाएं 20% तक कम मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती हैं। भारत जैसे लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी वाले देशों में पुरुषों की तुलना में 300 मिलियन से भी कम महिलाएं मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। इन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का खुद का मोबाइल फोन होने की संभावना 8% तक कम है। रही बात भारत की, तो यहाँ 79% पुरुषों के मुकाबले 63% महिलाओं के पास मोबाइल फोन पर मालिकाना अधिकार है। यह अंतर कुल 20% का है। मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में यह अंतर 50% है। 42% पुरुषों के मुकाबले 21% महिलाएं ही मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि 2017 से 2019 की अवधि के दौरान भारत में मोबाइल इंटरनेट के प्रति महिलाओं की जागरूकता 19% से बढ़कर 50% हो गई, लेकिन फिर भी हमारे देश की महिलाएं और ग्रामीण वर्ग इंटरनेट की पहुंच और जागरूकता की कमी से जूझ रहा है। मौजूदा व्यवस्था ने इंटरनेट को भी विलासिता की एक वस्तु बना दिया है। बिना इसके जैसे जीवन अधूरा सा लगने लगता है। इन सब में कोरोना ने भारत में जेंडर गैप की खाई को और बढ़ा दिया है। कोरोना के कारण आय में कमी, बेरोजगारी और हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिक प्रभावित होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में देश के विकास में ग्रामीण और पिछड़ी आबादी को हिस्सेदार बनाने के लिए हमें और व्यापक नीतियों की जरूरत होगी। ऐसे में सवाल है कि इस डिजिटल खाई को पाटने में सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है। भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार के प्रयास सराहनीय रहे हैं। सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू करके भारत में एक डिजिटल क्रांति सी ला दी। इस कार्यक्रम में 9 पिलर्स हैं। पहला, ब्रॉडबैंड हाईवेज। दूसरा, सभी नागरिकों की टेलीफोन सेवाओं तक पहुंच। तीसरा, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। चौथा, ई गवर्नेंस यानी तकनीक के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाना। पांचवा, ई क्रांति यानी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। छठा, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। सातवां, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन जिसका टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट्स है। आठवां, IT फॉर जॉब्स। और सबसे अंतिम यानी 9वां, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण में 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की पहल की। इसके जरिए आम आदमी सरकार से सीधे जुड़ सकेगा। इसके अलावा सरकार देश भर में वाईफाई की सुविधा मुहैया कराने पर काम कर रही है। डिजिटल इंडिया योजना का एक मकसद ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। यदि लोगों की जरूरत के सभी काम ऑनलाइन होने लगेंगे तो कागज की भारी बचत होगी और पर्यावरण को नष्ट होने से भी बचाया जा सकेगा। कोविड-19 महामारी के दौर में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लोगों को घर से काम करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि माध्यमों से छात्र घर बैठे शिक्षा पाने में समर्थ हो रहे हैं। मरीज टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर की सलाह लेने, डिजिटल पेमेंट करने और ग्रामीण इलाके के किसान PM किसान जैसी योजना का लाभ घर बैठे उठा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, भारत नेट, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 इत्यादि भारत के लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाने की दिशा में सरकार के कुछ महत्वाकांक्षी कदम हैं। इन सबके अलावा भारत की कई राज्य सरकारें भी डिजिटलीकरण की दिशा में कई कदम उठा रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण केरल है। इंटरनेट के इस्तेमाल को एक बुनियादी मानवाधिकार घोषित करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल जेंडर खाई को पाटने की दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने 5000 महिला उद्यमियों को डिजिटल साक्षर करने के लिए
व्यापार और प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा NCW ने फेसबुक और साइबर पीस के सहयोग से डिजिटल साक्षरता पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम वी थिंक डिजिटल के तीसरे चरण की भी शुरुआत की। यह एक ग्लोबल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। साथ ही इस दिशा में एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। 2018 में डिजिटल शक्ति अभियान के तहत पूरे भारत में 60,000 महिलाओं को डिजिटल साक्षरता दी गई और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा में प्रशिक्षित किया गया। वहीं गूगल ने 10 लाख महिला उद्यमियों के सहयोग के लिए विमेन विल नामक एक वेब प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। इसके अलावा गूगल ने भारत के 6 राज्यों मसलन बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 1 लाख महिला कृषि श्रमिकों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षित करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन को $5 लाख का अनुदान देने की भी घोषणा की। लिहाजा कहा जा सकता है कि भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसका नतीजा बीते कुछ सालों में देश में डिजिटल साक्षरता में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिला भी है, लेकिन फिर भी अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो आइए देखते हैं क्या हो आगे की राह। क्योंकि इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल साक्षरता परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, ऐसे में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और डिजिटल डिवाइड को दूर करने की दिशा में सरकारों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ डिजिटल कौशल प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दें। इसके अलावा देश में दूरसंचार नियमों को और अधिक मजबूती प्रदान करने की जरूरत है ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वह डिजिटल संचार के क्षेत्र में नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का काम करे। इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो। इसके लिए स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों को साथ मिलकर विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। इसमें वे सुनिश्चित करें कि उन कम सुविधा वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाए जिनकी ई-लर्निंग तक पहुंच नहीं है। लोगों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के साथ साथ उनके लिए इसके पर्याप्त प्रशिक्षण की जरूरत को भी पूरा करना होगा। सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली न्याय संगत शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने की जरूरत है। हालांकि अगर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को देखें तो इस पर स्वास्थ्य व्यय में बढ़ोतरी की गई है। इन बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में वार्ड स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, प्रयोगशाला तकनीशियन, दवाइयाँ, बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर इत्यादि शामिल हैं। लेकिन आरोग्य सेतु, आधार और डिजिटल स्वास्थ्य ID जैसे ऐप में अभी और सुधार किया जाना बाकी है। जब तक मेडिकल मिसकंडक्ट यानी कदाचार के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है, तब तक डिजिटल समाधान हमें वास्तविक समस्या से दूर करते रहेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार लाने की दरकार है। साथ ही डिजिटलीकरण की दिशा में निहित चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ तकनीकी विकास को बढ़ावा देना होगा और अवसंरचनात्मक ढांचे का निर्माण करना होगा। इसके अलावा डिजिटलीकरण की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ाने की जरूरत है ताकि इसके जरिए जन भागीदारी को बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि डिजिटलीकरण उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में सुधार लाता है और आर्थिक विकास को प्रभावी बनाता है। ऐसे में डिजिटल इंडिया जैसे अभियान तभी सफल होंगे जब ग्रामीण भारत और आधी आबादी यानी महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा। ग्रामीण भारत और महिलाएं आर्थिक रूप से भी इतनी सक्षम हो कि डिजिटलीकरण के लिए जरूरी सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। सोशल एवं फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान देने के साथ साथ डिजिटल इंक्लूजन पर भी ध्यान देना होगा। यदि इन सभी पहलुओं पर काम होता है तभी डिजिटल क्रांति अपने मूलभूत लक्ष्य को साध पाएगी और भारत में वास्तव में डिजिटल युग का सूत्रपात हो सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल।
डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं? डिजिटल डिवाइड शिक्षा, चिकित्सा और महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? विश्लेषण कीजिए।